हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर हंट बाय दीपक सर। तो वेब टेक्नोलॉजी में मैंने कुछ पार्ट सॉल्व करवाए थे ऑब्जेक्टिव का और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव का करवाया था। तो आज लगभग मैं ट्राई करूंगा कि सारा का सारा जो पीआईक्यू सॉल्यूशन है वेब टेक्नोलॉजी का और उससे रिलेटेड और वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसी वीडियो में आपको दिखेगा। अगर ये वीडियो गारंटी है, कम से कम ये 1 घंटा का होने वाला है वीडियो, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा का पूरा तो ये गारंटी है कि आप एग्जाम वेब टेक्नोलॉजी का पास तो कर ही जाएंगे, अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था वेब टेक्नोलॉजी में कि बताना है कि एचआरईएफ मतलब जो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है जो होता है एंकर टैग में, उसका क्या यूज है, उसका मतलब पर्पस क्या है। तो देखिए डिफिनेशन को जो लिखा हुआ है वो तो आप लिख लीजिएगा। पहले इसका मतलब हम थ्योरी मतलब कि फेस टू फेस बता देते हैं। देखिए एचआरईएफ का जो यूज है बाबू एंकर टैग में बाहर के वेबसाइट्स को या किसी अदर वेब पेजेस को लिंक करने का काम करता है। जैसे ही आप उस अदर वेब पेजेस को लिंक करेंगे और कोई टेक्स्ट है वो उसको एज लिंक के तरह काम करेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कहां पर जाना है वो आपका बताएगा। मतलब कि वो एड्रेस होता है किसका, यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का या लिंक का। या तो जैसे एचआरईएफ का लिंक कैसे कैसे हम लिंक करेंगे, तो देखिए एक तो बाहर के वेबसाइट्स का क्या बोलते हैं लिंक को कॉपी करके अपने वेबसाइट्स में अपने जो वेब पेज बनाएंगे index.html में एंकर टैग के एचआरईएफ में पेस्ट कर देंगे, ये हुआ। या फिर अपने ही एक वेब पेज है और देखिए ये एक वेब पेज है, इस वेब पेज में 3 सेक्शन है। इन 3 सेक्शन में मान लीजिए अभी मेरा वेब पेज शो कर रहा है इतना, इसमें ही हम 1 2 3 ये 1 वाला पर है तो मतलब इस सेक्शन पर है, 2 वाला पर जैसे ही क्लिक करें तो ये वाला पार्ट को इग्नोर करके ये वाला पार्ट दिखाए तो सेक्शन को यहाँ पर लिंक करने का काम करेगा। और फिर साथ ही साथ तीसरा पार्ट ये है बाबू, मान लीजिए तीसरा पर क्लिक करें तो ये दोनों को छोड़ करके सिर्फ इतना पार्ट हमें दिखाए तो ये सेक्शन को ऐसे लिंक करने का काम करता है। तीसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक बाहर का मेरे एक फाइल में पीडीएफ है, वो एक हमें उसको रिसोर्स दे दिए पीडीएफ का और उसको यहाँ पर इस फाइल को हमें लिंक करना है अपने वेब पेज में। जैसे ही उस टेक्स्ट को क्लिक करें ना वो मेरा रेज्यूमे ओपन करके दे दे, तो उसके लिए भी हम एचआरईएफ का यूज करते हैं। टेलीफोनिक नंबर जैसे ही यहाँ पर कोई बोले कॉल मी नाम का एक मेरा बटन है, जैसे ही इस कॉल मी बटन पर क्लिक करेगा बाबू वो डायरेक्टली उसका टेलीफोन नंबर जो है मोबाइल में शो करे और क्या करे उसको कॉल मी वाला मतलब कि जैसे ही इस पर क्लिक करे वो नंबर उसको शो कर दे उसके मोबाइल में। या फिर ईमेल गिराएगा, ईमेल को भी लिंक करने के लिए एचआरईएफ का ही हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिए हैं एचआरईएफ का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। एच का मतलब हाइपर टेक्स्ट और रेफ का मतलब रेफरेंस। एट्रीब्यूट इन एन एचटीएमएल, एक एट्रीब्यूट है एचटीएमएल में। एचआरईएफ क्या है, एट्रीब्यूट है। एंकर क्या है, एक टैग है। बात को समझिए, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज बताता है, एंकर टैग वो टैग है जो सारा काम करवाता है, फंक्शनिंग। एंकर टैग है जो स्पेसिफाई करता है क्या, डेस्टिनेशन ऑफ यूआरएल, या उसका मतलब जी जो भी यूआरएल का है उसका डेस्टिनेशन बताएगा या उसका लोकेशन बताएगा जो हम लिंक करवाएंगे, जो जिस पर हम पॉइंट करेंगे। ये सिंपल वर्ड में कहें तो यह बताता है कि कैसे ब्राउजर इट टेल्स द ब्राउजर वेयर टू गो व्हेन द यूजर क्लिक्स द लिंक। जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करे तो ब्राउजर को बताता है कि अब जाना कहां पर है, मतलब कि वो एड्रेस दिखा रहा है। अब एक एग्जांपल भी लिख देंगे बाबू जो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिखिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, कौन सा है, एंकर टैग में एचआरईएफ का कौन कौन सा यूज है, मतलब कि पर्पस क्या है। सो देखिए सबसे पहला जो आपका यूज है बाबू लिंक करना बाहर के वेबसाइट्स का। यहां पर हम लिख देते हैं कमेंट में लिंक एक्सटर्नल वेबसाइट। ये सबसे पहले जो ये वाला है बाबू आपका, देखिए बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर आपको लिखने आना चाहिए एग्जाम में, ये तो सबको मालूम होना चाहिए जब भी क्लास में हम करवाए हैं। देखिएगा एचटीएमएल का ओपनिंग तो सबसे लास्ट में क्लोजिंग, हेड है ओपनिंग तो इसका क्लोजिंग और इसके अंदर में टाइटल, जो टाइटल का आप नाम देना चाहे वो खुद से दे सकते हैं। फिर बॉडी है, बॉडी का क्लोजिंग और इसी बॉडी के अंदर सारा आपका एचटीएमएल का कोड है। तो सबसे पहला क्या है, एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर मेरा एचआरईएफ है। एचआरईएफ क्या, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब इसके अंदर क्या हुआ है आपका जो है ना, ये सीटीओ के वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाला हुआ है। क्या है, ये सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल, फिर ये आपका सारा उसका डोमेन, और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट लिख दिया सीटीओ को। ये सीटीओ क्या है, एज ए लिंक काम करेगा। जैसे ही सीटीओ नाम जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उस पर क्लिक कीजिएगा तो सीटीओ की वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। तो ये एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक करने के लिए एचआरईएफ का यूज करते हैं। फिर एचआरईएफ का यूज क्या है, किस अपने ही वेब पेज में लिंक टू
इंटरनल वेब पेज पार्ट, अपने ही वेब पेज का, मान लीजिए एक पेज है उसके ही पार्ट को, अभी बता देना कि एक ही वेब पेज है, एक वेब पेज में बहुत बड़ा नीचे चलता चला जा रहा है और उस पर क्लिक करेगा तो अबाउट वाला सेक्शन, तो अबाउट पर जाएगा। यहाँ पर अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं अपना पोर्टफोलियो खोल करके दिखाता, जो आप लोगों को शायद क्लास में मैंने बताया था। तो अबाउट पर क्लिक करूंगा तो अबाउट पर जाएगा। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेगा, पेज वही है, अलग से पेज, दूसरा पेज नहीं ओपन होगा, वो एक ही पेज रहेगा, इतना ही बाबू, बड़ा सा। और ये मान लीजिए शुरू में दिखा रहा है होम में इतना के लिए, फिर जैसे ही अबाउट पर क्लिक किए तो ये वाला पार्ट दिखाएगा, ये वाला पार्ट को हाइड कर देगा, वही करना चाहते हैं। तो लिंक टू इंटरनल वेब पेज पार्ट, वही अपना इंटरनल वेब पेज का पार्ट जो दिखाएगा वो दिखाएगा। फिर क्या है, मान लीजिए कोई एक फाइल बना करके पीडीएफ हम रखे हैं अपने क्या बोलते हैं जो भी प्रोजेक्ट का है फोल्डर उसमें, तो उसको भी लिंक करने के लिए यहाँ पर क्या करता है, जो भी आपका फाइल नेम है, यहाँ पर मान लीजिए मेरा फाइल का नेम था दीपक रिज्यूम डॉट पीडीएफ, पीडीएफ को लिंक करना है तो इसके लिए भी एचआरईएफ का यूज करते हैं। माय रिज्यूमे नाम हम एक टेस्ट दे दिया है, जैसे ही इस पर क्लिक करेगा वो मेरा पीडीएफ खुल जाएगा। मेरा जो वेबसाइट है deepakgupta25.netlify.app, इस पर जब आप क्लिक करिएगा बाबू तो मतलब इसको जब आप सर्च कीजिएगा तो मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट खुलेगा, तो उसी के अंदर में आपको दिखेगा एक रेज्यूमे वाला, अबाउट में जाइएगा ना तो क्लिक हियर टू रेज्यूमे, या मतलब कि वो रेज्यूमे का पार्ट होगा। जैसे ही उस बटन पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा रेज्यूमे का जो पीडीएफ होगा वो ओपन हो जाएगा। वो इसी तरह से कैसे लिंक किए हैं देखा है आपका, किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करने पर मतलब उस लिंक को एज ए मेल काम करवाना है। अब माई ईमेल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर एक ईमेल डाला हुआ है, ये मेरा ईमेल आईडी है dk360857@gmail.com, तो वो माई ईमेल का जो रहेगा ना उसको ओपन हो जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है, जैसे ही यहाँ पर टेल नाम के आता है प्रॉपर्टीज मतलब टेलीफोन, और यहाँ पर सॉरी आईडी भी देना होता है +91, आपका इंडिया का आईडी है 6 जो भी आपका नंबर है वो, और ये आपको लिंक कर देगा। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आई थिंक इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। अब आगे की तरफ चलते हैं, जो बताना है इमेज के बारे में, और इमेज को राइट लेफ्ट कहां पर कैसे करेंगे सो देखते हैं। इसको लिखिए, चलिए तीसरा का ही एक और पार्ट में भी आप लोगों का एग्जाम में पूछता है कि डिस्कस करिए HTML एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर HTML पूछ रहा है, CSS नहीं, CSS के बारे में पूछता किसके लिए, अलाइनिंग इमेज टू द राइट, मतलब इमेज का अलाइनमेंट करने के लिए। तो कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं वो मैं डिस्कस करता है, बट यहाँ पर सिर्फ HTML एट्रीब्यूट के बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए डायरेक्ट होता है बाबू अलाइन करके एक एट्रीब्यूट, और उस डबल इक्वल के अंदर, डबल कोट के अंदर जो आपको पोजीशन चाहिए राइट में या लेफ्ट में वो लिखना होता है। तो एक एग्जांपल भी मैंने लिखा है, एक वही बेसिक HTML स्ट्रक्चर, उसके अंदर इमेज के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं बताइए जल्दी से। इमेज के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, बोलो, ING टैग का यूज करते हैं। उसी के अंदर SRC का आता है, और इस SRC के अंदर में डबल कोटेशन के अंदर में बाबू यहाँ पर जो आपका इमेज का जो पाथ होता है वो, ये यहाँ पर एक हम फोल्डर लिए हैं इमेज नाम का, इस फोल्डर से एक जो मेरा फाइल था इमेज का वो मैंने ये पाथ में डाल दिया। अब इस इमेज को राइट में करना था तो यहाँ पर अलाइन इक्वल्स टू राइट कर दिया। मान लीजिए यहीं से मैं एक और इमेज लेता हूं, मान लीजिए मेरे नाम का एक फोटो है दीपक.jpg। अब हमको इसे लेफ्ट में करना है तो यहीं से हमको लेफ्ट, यहां से बस राइट की जगह पर लेफ्ट, हम हो सकता है आपके एग्जाम में लेफ्ट का पूछ दे इसलिए मैं लेफ्ट वाला भी बता देता हूं। इस तरीके से लेफ्ट में। अगर सेंटर में करना होता है बाबू तो HTML एट्रीब्यूट सेंटर का कुछ नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटर, और इस तरीके से यहाँ पर सेंटर, और ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट को काट दीजिएगा तो इस तरीके से आपको बीच में करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो CSS के बारे में शायद है, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें एडवांटेज बताना है यूजिंग CSS। CSS आपका किसका, CSS का एडवांटेज बताना है किस पर, इनलाइन स्टाइलिंग के कंपेयर में। देखिए बेसिकली CSS जो होता है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या कैस्केडेड स्टाइल शीट। अब देखिए इसका जो 3 तरीके का पार्ट होता है वो इसका 3 टाइप होता है। कौन कौन होता है, क्लास में बताया हुआ है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन क्या होता है, वो टाइप, वो स्टाइलिंग मतलब टाइप ऑफ स्टाइलिंग जो आपका एक टैग के अंदर में आप उसको लिखे। इनलाइन, लाइन में, बात को समझिएगा, इनलाइन लाइन में जो टैग के अंदर, जैसे मान लीजिए मेरा एक
अब एक मेरे स्टूडेंट है अमृता, वो बार बार बोलती है कि पैराग्राफ, एक एग्जांपल लिए थे हम पैराग्राफ का, तो बार बार बोलती है पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। अरे भाई जरूरी थोड़े है कि हम एक पैराग्राफ का एग्जांपल ले लिए तो वही अब लेंगे, आप यहाँ पर हेडिंग का ले रहे हैं तो आप फिर बार बार बोलोगे कि सर हेडिंग नहीं। यहाँ पर हमें क्या है कि टैग के अंदर में हमको लेना है। मान लीजिए H1 है, इसके अंदर में स्टाइल का डाल लीजिए, मान लीजिए इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, रेड कर दिए। इसके अंदर में हम कर दिए, मान लीजिए दीपक कुमार लिखे थे हेडिंग, ये हो गया बाबू आपका। ये क्या हुआ है टैग के अंदर, ये टैग के अंदर में जो आपको स्टाइलिंग दीजिएगा ना उसी को कहते हैं हम इनलाइन सीएसएस। और एक और स्टूडेंट है नेहा, उसको सीएसएस के बारे में वो एग्जांपल दिए थे कि मान लो एक लड़की है उसको मेकअप कर दिए तो कलर वगैरह पोती है कर दी तो बार बार वही मेकअप हो रहा है। अरे भाई एग्जांपल दे रहे हैं। सीएसएस का मतलब क्या होता है, एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, एचटीएमएल का मतलब एक बॉडी तैयार करना है, एक लड़की तैयार कर दी है। सीएसएस का मतलब उस पर मेकअप थोप दिए, विदाउट जो है मेकअप की वो लड़की वो एचटीएमएल है और मेकअप के क्या हो गया सीएसएस है। तो वही डिफरेंस है, एचटीएमएल एक बॉडी तैयार किए और उस एचटीएमएल में कलरिंग वगैरह करना हो, हाइट विड्थ साइज उसका देना हो तो वो मेरा हो जाता है उसका सीएसएस। मजाक कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है मेरा। देखिएगा अब क्या है, देखिए ये आपका टैग के अंदर में अगर आप जो देते हैं उसको क्या कहते हैं वो इनलाइन सीएसएस। अब देखिए इसी को जो बार बार क्या करना पड़ रहा है, मान लीजिए हमारे पास 5 हेडिंग है H1 का और उन पांचों H1 के लिए बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो इस जो झंझट है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू, इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस का हम लोग यूज करते हैं। इंटरनल क्या बोलता है, हेड के अंदर, हेड के अंदर में यहां पर स्टाइलिंग दो, स्टाइलिंग दो और इस हेड के अंदर मान लीजिए H1 हम लिए हैं और H1 के कलर दिए हम रेड। तो क्या करेगा अब जितना आप उसको उस पेज में आप H1 लिए हुए रहिएगा ना, मतलब ये 10 गो H1 है, 10 गो हेडिंग है, 10 गो पैराग्राफ है और वो कलर अगर आप लगाए हुए हैं तो उन सारे के सारे 10 को वो चेंजेस करेगा इसके माध्यम से, आपका इंटरनल के माध्यम से। या एक्सटर्नल का क्या फायदा होगा एज कम्पेयर टू इंटरनल, बताइएगा। मैंने बताया था क्लास में, देखिए उसका क्या फायदा है। मान लीजिए मेरा H1 जो है वो 5 पेज में हुआ है, मैंने 5 पेज का वेबसाइट बनाया है, 5वें पेज का, और वो 5 पेज में ये इसका जो है वो इसी पेज के अंदर H1 को चेंज करेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल हम बाबू बनाए हैं, अलग से फाइल बना दी और उस फाइल को मैंने 5 पेज में लिंक दे दिया और उस लिंक के माध्यम से क्या किए कि उस सारा के सारे जो है ना H1 जहां पर भी यूज हुआ रहेगा उस पूरे वेबसाइट्स में उन सब का एक कलर अपना दे देगा। ये मेरा डिफरेंस है। इनलाइन में भी एक फायदा है अपना कि आपको सिर्फ इसके लिए अगर कलर चेंज करना है और बाकी का डिफरेंट रखना है तब आप इनलाइन का यूज कीजिए। लेकिन पूरे पेज में वन टाइम में अगर आपको चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, आप एक्सटर्नल का यूज करेंगे। और उस मतलब सारे पेज नहीं, सिर्फ एक सिंगल पेज के लिए अगर आपको यूज करना है और उस सिंगल पेज में मल्टीपल हेडिंग अगर यूज हुआ है या कोई और, ये देखिए बार बार यही ले रहे तब वो आप लोग का एग्जांपल वही हो जाता है। या कोई डिप बॉक्स लिए हैं, 10 गो डिप बॉक्स बनाए हैं, 10 डिप बॉक्स का सेम प्रॉपर्टीज रखना है तो आप इंटरनल का यूज करेंगे। अब इंटरनल कहां पर यूज होता है बता दिए, हेड में। इनलाइन कहां पर होता है, टैग के अंदर, ना कि पैराग्राफ के अंदर। समझ में आया अमृता? खाली पैराग्राफ का यूज नहीं करते हैं हम, करते हैं और भी कई तरीके का टैग का यूज, जैसे इमेज हो गया, डिप बॉक्स हो गया, टेबल हो गया, और भी कई जितना भी तुम्हारा HTML टैग होगा ना उन सब का यूज में यहाँ पर अगर टैग के अंदर में चेंजेस करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, इनलाइन सीएसएस। अब देखो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड डिजाइन। ये क्या होता है भाई, HTML का फाइल अलग, क्या बोल रहे हैं, HTML का फाइल अलग और CSS का फाइल अलग। अगर अलग अलग बनाया हुआ रहेगा, अगर आपको चाहिए HTML का कोड, कोई आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का तो इसे बुझाता ही नहीं है, बात सिंपल सा है। मान लीजिए कोई आपका प्रोग्रामर है, आपका मैनेजर है, वो कोड देखने के लिए आए, या फिर कोई आपके जो वाइवा लेने आया है एग्जाम के टाइम में, वो आपका कोड देखने के लिए आया। जब HTML का कोड उसको अलग दिखेगा, CSS का कोड अलग दिखेगा, तो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में दिखेंगे, तो उसका जो आपको सेपरेट दिखेगा ना तो उसको पढ़ने में आसानी मिलेगा। अगर मान लीजिए इसी टैग के अंदर अगर लिखते चले जाएंगे तो क्या पता चल रहा है, अगर ज्यादा टैग वाला नॉलेज या इनलाइन वाला नॉलेज नहीं ना होगा तो खिचड़ी हो जाएगा, उसको खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा बाबू। प्रॉब्लम मेरा कहां पर आया, अगर रेड है तो उस रेड को ग्रीन करना है तो कहां से करे, वही अगर अलग से CSS वाला पार्ट लगाया हुआ है ना तो उसके माध्यम से आपको आसानी से खोज पाएंगे। तो ये होता है सेपरेट कर देता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब जो आपका है HTML पार्ट, और डिजाइन का मतलब जो भी आप उसको कलरिंग, हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग जो भी दिए हैं वो। रीयूजेबिलिटी, अगर वही बताया अभी, एक बार CSS बना लिए और बार बार उसको यूज करना है दूसरे पेजेस के लिए भी, तो हम
इसी के लिए एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर लेंगे। इजी मेंटेनेंस, क्यों इजी मेंटेनेंस है भाई? क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर दिया हुआ है, हमको हर एक लाइन में ज्यादा करके चेंज नहीं करना है, हमको सिर्फ एक ही जगह पर दिया हुआ है, तो वो मेरा हो गया इजीली तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। और चौथा है बेटर परफॉर्मेंस। तो बेटर परफॉर्मेंस कैसे देगा? HTML का अलग है और CSS का अलग है, तो वो लोड होने में बाबू कम फास्ट करता है वो काम, इसलिए बेटर परफॉर्मेंस है। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और इतना ही शायद हो भी पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका क्लास सिलेक्टर के बारे में है। क्लास के साथ साथ मैं आईडी भी बता दूंगा, क्यों हो सकता है क्लास ना पूछ करके आपको आईडी के बारे में पूछ दे, तो दोनों बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसको लिखिए, देखिए इसमें आपको पूछा है कि क्या है क्लास सिलेक्टर का यूज सीएसएस में। तो जनरली यहाँ पर दो टाइप के आपके सिलेक्टर्स होते हैं सीएसएस में, क्लास और आईडी। उसी से आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या काम है। देखिए क्लास क्या करता है बाबू, मान लीजिए मेरे पास 5 बॉक्सेस बना है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बॉक्सेस पर ही नहीं यूज होता है, फिर से बता दे रहे हैं, सिर्फ डिव पर ही नहीं यूज होता है, और भी कई तरीके, जैसे पैराग्राफ भी आप ले लिए, उसमें 5 क्लास है, सेम नाम का मान लीजिए क्लास है, और पांचों पर सेम प्रॉपर्टीज लगाना है, हाइट विड्थ सब कुछ, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम? क्लास का यूज करेंगे। आईडी का क्या है कि सबका अपना अपना आईडी दिया हुआ है, और सब में डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करने हैं, तो उसके लिए हम आईडी का यूज करते हैं। बात क्लियर हुआ? जैसे एक बात समझिए, एक बीटेक या डिप्लोमा मेरा पूरा क्लास है, और उस क्लासेस में मेरे 10 स्टूडेंट्स या 15 स्टूडेंट्स है या 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उन 50 स्टूडेंट्स का अपना एक आईडी होता है, रोल नंबर होता है, जाहिर सा बात है, और सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना नॉलेज होता होगा, कोई ज्यादा ब्रिलियंट होता है तो कोई थोड़ा कम होता है, तो कोई पूरा डल होता है, जो बैक बेंचर्स, जनरली बैक बेंचर्स डल नहीं होते, सॉरी इस बात के लिए, लेकिन बात समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं, जो एक बहुत डल, जो बैकग्राउंड के है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसको, फिर एक होता है मीडियम का और एक होता है हाई, तो सबका एक नॉलेज नहीं होता, सबका अपना अपना आईडी दिया हुआ है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज दे दी है, ठीक है, लेकिन सारे क्लासेस के लिए एक टीचर ही आ रहा है ना, तो वो आपका हो गया क्लास सिलेक्टर। अब बात रहा कि क्लास को डिनोट कैसे करते हैं, तो क्लास को डिनोट किया जाता है डॉट सिंबल से, और आईडी को कैसे डिनोट किया जाता है? हैशटैग सिंबल से, ठीक है। एक एग्जांपल यहीं पर लिख दिए हुए हैं कि, सॉरी एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन, इन सीएसएस ए क्लास सिलेक्टर इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल, मतलब इसका यूज करते हैं हम स्टाइल को अप्लाई करने के लिए, किस पर? वो एक या उससे ज्यादा एचटीएमएल एलिमेंट्स पर जो शेयर करता है सेम क्लास नेम। अगर क्लास का नेम सेम है तो एक या उससे ज्यादा एचटीएमएल एलिमेंट पर सेम प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लास को किससे डिनोट करते हैं हम? डॉट सिंबल से। मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो शेयर कर सकता है सेम क्लास नेम को, और ओनली वन एलिमेंट्स कैन शेयर द आईडी, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए ताकि यूज हो जाए, तो इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक कोड लिखा है, इस कोड को समझने का ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं बॉडी में चलता हूँ, आगे का पहले छोड़िए, मैं बॉडी में चलता हूँ, बाकी तो आप जान ही रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। HTML ओपन तो लास्ट में क्लोज, हेड का ओपन तो यहाँ पर क्लोज होगा, फिर इसी हेड के जस्ट नीचे में आपको बॉडी होगा और हेड में एक टाइटल होगा। ये मैंने इंटरनल CSS लिया है। ये कौन सा पार्ट है बाबू? ये आपका इंटरनल CSS है, ठीक है। देखिए इस इंटरनल CSS में मैंने 3 डिव्स लिए हैं, कितना? 3 डिव, और इन तीनों डिव के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है गौरव कुमार, दीपक कुमार और मेरी स्टूडेंट है ब्रिलियंट खुशी कुमारी। अब इन तीनों डिव के अंदर में मैंने एक क्लास लिया है DCSE। अब ये जो क्लास सिलेक्टर है वो पूरे क्लास में मतलब अपने वेब पेज में ढूंढेगा कि कहां पर DCSE नाम का क्लास है, तो DCSE नाम का मैंने यहाँ पर क्लास लिया है। देखिए ये स्टाइलिंग, देखिए इंटरनल CSS जो होता है वो हेड या टाइटल के जस्ट नीचे होता है और हेड को बंद करने से पहले, और उसी में स्टाइल टैग के अंदर में लिखते हैं। क्या लिए हैं बाबू? क्लास लिए थे DCSE, तो DCSE को डिनोट किए हम डॉट से, डॉट DCSE, और इसके ओपन और क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। मैंने हाइट लिया 100 पिक्सल, एक मैंने हाइट लिया 100 पिक्सल और विड्थ ले लिया है 200 पिक्सल। तो इस तरीके से मैंने एक बॉक्स लिखा और यहीं पर आपका गौरव कुमार बना, ठीक है। और इसमें क्या करेगा? बैकग्राउंड कलर कुछ ले लेगा, ब्लू कलर का बैकग्राउंड ले लेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ वो बॉर्डर भी ले लेगा कुछ। यही होता है आपका CSS। इसी तरीके से सेम बाबू ये सबके लिए बनाएगा, बस क्या चेंजेस होगा उसके अंदर का कंटेंट क्या है, इसमें लिखेगा दीपक, क्या लिखेगा यहाँ पर? खुशी।
आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसी में मान लीजिए क्लास में लेकर के आईडी लेता है सेपरेट, तो हमें हर आईडी के लिए अपना यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज करवाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर आईडी होता है 20CAC09, 20CAC10, 20CAC11, ये आपका रोल नंबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, हैशटैग 20CAC09, इसके लिए कुछ अपना प्रॉपर्टीज देंगे, फिर हैशटैग 20CAC011, तो इसके लिए फिर अपना कुछ प्रॉपर्टीज देंगे। इस तरीके से ये आपका आईडी का काम करता है। आईडी का कहां पर यूज करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देने के लिए, डिफरेंट सीएसएस का डिजाइनिंग करने के लिए सारे टैग्स पर। और क्लास का कहां पर यूज करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज सेम क्लास नेम के माध्यम से सारे HTML का टैग पर यूज कर पाए, जितना भी आपको यूज करना हो वो। तो ये होता है डिफरेंस क्लास और आईडी में। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरे को हम कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में एरे जैसे सी प्रोग्रामिंग में करते हैं वैसे ही, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लेट कीवर्ड के साथ साथ यहाँ पर आप ये इक्वल टू सिंबल लगाना है, और क्या जो आपका ब्रैकेट होता है उसको यूज करते हैं, और जो आपको डेटा उसमें इंसर्ट करना है वो। डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है बाबू, मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लिया, 3 अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप का लिया है, और कोई बोलेगा कि यहाँ पर एक 1 का मिला, मतलब इंटीजर का मिला, तो ये रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर चल जाता है। यही आपका डिफरेंस होता है जनरली जावास्क्रिप्ट एज कम्पेयर टू सी प्रोग्रामिंग और ये वाला में। ठीक है, एक तरीके का ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, कंटेनर की तरह ही काम कर रहा है। क्या है, इसका यूज आप करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल में। जैसे फ्रूट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें 3 मैंने फ्रूट्स का इसमें डाटा इंसर्ट किया है, तो इसको प्रिंट कहां से करते हैं, तो देखिए एरे में भी वही जैसे सी प्रोग्रामिंग में होता है बाबू, यहाँ पर भी क्या करेगा, एप्पल के लिए 0th इंडेक्स पर कर देगा, बनाना के लिए क्या करेगा फर्स्ट, और ऑरेंज के लिए सेकंड, इस तरीके से काम करेगा। ये होगा 0 से स्टार्टिंग होता है एरे में इंडेक्स, तो 0, तो यहाँ पर क्या कर दिया, एप्पल को प्रिंट करना था तो console.log, और फ्रूट्स जो एरे का नाम है वो, और इंडेक्स 0, बनाना को प्रिंट करना था तो 1, यही अगर ऑरेंज को प्रिंट करना तो इंडेक्स 2। इस तरीके से एरे का यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 5वां का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बताना था कि एरे में क्या बोल रहा है, एरे को फॉर लूप के माध्यम से हम कैसे इटरेटिंग करते हैं किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो जनरली जो सी प्रोग्रामिंग में होता है ना फॉर लूप में 3 पार्ट, एक होता है आपका वैल्यू इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये आपका 3 पार्ट होता है फॉर लूप में, सी प्रोग्रामिंग में भी उसी तरीके से यहाँ पर भी सिंटेक्स है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। देखिए एक हम एरे बनाया है स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर 3 स्टूडेंट डाल दिए हैं जो हमारी क्लास की खुशी है, अमृता और स्वीटी है। इसका इंडेक्स क्या क्या होगा, 0, 1 और 2। इस एरे का लेंथ कितना होगा, 3। ये ना है क्योंकि 3 डाटा डाले हैं, बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज हो वो 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या किया, फॉर लूप में आई का वैल्यू जो सेट किया है वो 0 किया है, और चेक कर रहा है कि क्या 0 जो है वो स्टूडेंट, मतलब जो एरे का नाम है स्टूडेंट, और स्टूडेंट डॉट लेंथ, जो लेंथ है बाबू वो लेंथ फाइंड करता है पूरे एरे का। तो स्टूडेंट डॉट लेंथ, तो इसका लेंथ कितना है 3, तो क्या 0 जो है वो 3 से छोटा है, हाँ है, तो क्या करेगा console.log के माध्यम से फ्रूट्स के में जाएगा और 0th इंडेक्स, आई का वैल्यू 0 है तो 0th इंडेक्स वाला डेटा को प्रिंट करेगा, तो खुशी को प्रिंट किया। नेक्स्ट अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 0 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब चेक करेगा क्या जो 1 है वो मेरा 3 से छोटा है, हाँ है, तो 1 वाले डेटा को जाएगा और उसको प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास आई का वैल्यू प्लस किए 1, तो क्या होगा ये 2 क्या है वो 3 से छोटा है, हाँ है, फिर यहाँ पर आएगा और जो 2 वाले इंडेक्स पर है उसको प्रिंट कर देगा। अब 2 का जो वैल्यू है वो कर दिया मेरा एक और बढ़ा करके 3, क्या 3 मेरा 3 से छोटा है, नहीं है, तो एरे से बाहर आ जाएगा, मतलब एरे का मेरा सारा का सारा प्रिंट कर दिया है, और यही मेरा तीनों डेटा है। इसी तरीके से वो इटरेशन होता है। जब आपका इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो जनरली वो प्रोग्राम का लॉजिक ही देखने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये प्रोग्राम आपका ये रहा है, यही अगर लिख दीजिएगा तो 4 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में जनरली फंक्शन कीवर्ड ही होता है, फंक्शन नाम का एक कीवर्ड होता है। एग्जांपल है आपके पास, एक मैंने फंक्शन बनाया है ऐड नाम का, जिसके पास 2 पैरामीटर्स हैं, वह a और b। यहाँ पर क्या कर रहा है, सम कर रहा है a और b को। तो यहाँ से आपका वैल्यू कहाँ से मिलेगा, वो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें वो फंक्शन कॉल कर रहा है ऐड को, और वैल्यू कौन कौन सा लिया 15 और 30।
तो 15 जो है वो ए का वैल्यू होगा और 13 जो है वो यहाँ से पास होगा बी का वैल्यू, जैसे ही ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। और यहाँ पर 15 ए का हुआ और 13 हुआ बी का, तो 15 और 13 को ऐड करके रिटर्न करेगा मेरा 28, और ये 28 बाबू यहाँ पर आएगा आपके रिजल्ट में। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ले लिए हैं हम, कीवर्ड कर ले लिए हैं, सॉरी इवेंट ले लिए हैं अलर्ट, जो क्या करेगा इन दोनों को ऐड करके अलर्ट कर देगा यहाँ पर इस तरीके से 18 और यहाँ पर कर देगा ओके। ठीक है, इसकी आंसर जो है यही है, इसको लिख लीजिए अच्छे से, हम यहाँ पर रब कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पता बताइए आपकी डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, जो बच्चे क्लास नहीं किए हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हैंडल करने के लिए, मतलब ये डेट और टाइम को यूज करने के लिए जनरली जो यूज होता है वो डेट ही होता है। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, करेंट डेट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है जो ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट कर रहा है डेट का। अब इसी डेट यहाँ पर क्या करेगा कि इतना इस पूरा का पूरा दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, टाइम के साथ साथ वो सब कुछ एक ही बार में दे देगा और console.log यहाँ पर जो मेरे वेरिएबल लिया था उसको यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आउटपुट में देख लीजिए, ट्यूसडे आज का दिन मई 11 2026, जो एक्चुअल में टाइम हो रहा होगा वो ग्लोबल मेरिडियन टाइम, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग दे रहा है मेरा इसका आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है बाबू वो आपका 6 नंबर का है। जो सारा का सारा जो इतना आसान आंसर था वो 4 मार्क्स का था ही। अब नेक्स्ट जो है आपका थोड़ा बड़ा आंसर जाएगा, वो सारा का सारा एक तरह से समझिए कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पूरा कवर होने वाला है। अब तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका ग्रुप सी का पार्ट है वो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। देख लीजिए क्यों ये 6 नंबर में पूछा हुआ है, क्योंकि इसका कोड ही इतना बड़ा है, आपको इतना कोड लिखने आना चाहिए। तो चलिए बता देते हैं कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले पूछा है कि एक HTML डॉक्यूमेंट बनाओ जो यूज करे कौन सा, हेडिंग H1 से H6 को शो करे, साथ ही साथ पैराग्राफ टैग को भी शो करे। तो देखिए H1 से H6 जो होता है बाबू क्या होता है, H1 का मतलब जो हेडिंग होता होगा वो सबसे बड़ा साइज का होगा। जैसे जैसे H1 H2 H3 H4 H5 तक जाएंगे, H1 से कंपेयर में H2 का जो टेक्स्ट होगा वो छोटा होगा, H2 के कंपेयर में H3 पर जाएंगे तो वो छोटा होगा, H3 से आगे की तरफ बढ़ेंगे H4 तो उससे छोटा, H5 पर जाएंगे तो उससे भी छोटा, और सबसे छोटा जो होगा वो H6। ये रेंज बता रहा है मेरा हेडिंग का, H1 सबसे बड़ा और सबसे छोटा मेरा H6। और P टैग के माध्यम से हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर वही है, HTML का ओपनिंग और सबसे लास्ट में क्लोजिंग होगा मेरा HTML का। क्लोज करने के लिए /HTML का यूज करते हैं, उसके आगे में एंगल ब्रैकेट, उसके लास्ट में पीछे की तरफ एंगल ब्रैकेट, फिर हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग कर दिए, बीच में टाइटल दे दिए हैं और उसके अंदर HTML। कुछ नहीं तो आपको इतना तो लिखने आना ही चाहिए, बॉडी और बॉडी का ओपनिंग और बॉडी का क्लोजिंग इतना करने आना ही चाहिए। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ये भी नहीं मालूम है तो आप फेल होना गारंटी समझिए। हम गारंटी लेकर के दे रहे हैं, अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ के गए हैं, नहीं याद है, चाहे आप रट के कीजिए चाहे कुछ कीजिए, आपको इतना आना ही चाहिए। बात है सिंपल। अब देखिए H1 से H6 की तरफ जाना है तो डायरेक्ट वही लिख दिए हैं कि एग्जांपल, H1 का ओपनिंग और क्लोजिंग उसके बीच में एक टेक्स्ट दीपक कुमार, H2 का ओपनिंग क्लोजिंग उसके बीच में एक टेक्स्ट किशन कुमार, H3 का ओपनिंग और क्लोजिंग उसके बीच में एक टेक्स्ट सुधांशु सर, फिर गौरव सर, फिर रितेश और सोनू सर। इसका जो आउटपुट आएगा आपको देखिएगा, सबसे बड़ा में दिखाएगा दीपक कुमार, फिर उससे हल्का छोटा जस्ट बस दिखाएगा किशन, फिर उससे हल्का छोटा आपको दिखाएगा जो लिखे हैं आप सुधांशु सर, फिर नेक्स्ट आप लिखे हैं गौरव सर तो इससे छोटा दिखाएगा, फिर आप लिखे हैं रितेश सर तो उससे भी छोटा दिखाएगा, फिर सबसे लास्ट में आप लिखे हैं सोनू सर तो सबसे छोटा दिखाएगा ये। ठीक है, अब इसमें एक पैराग्राफ टैग मैंने लिया है। पैराग्राफ टैग देखिए लिखा हुआ है कि एक पैराग्राफ टैग के बारे में भी देखो, तो पैराग्राफ टैग के लिए P टैग का हम लोग यूज करते हैं। उसके अंदर एक लाइन में बहुत बड़ा अगर आपको लाइन लिखना है तो वो जनरली बोल्ड नहीं होगा, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है माई नेम इज, अब गाना मत गाने लगा विश्वास करना, माई नेम इज दीपक कुमार।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाबू इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन के बारे में पूछा है, इसको लिखिए फिर उसका भी आंसर मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 7 का ही और पार्ट में था कि वो आपको बताना था बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का क्या यूज है। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रो भी लिख दिया है कि बोल्ड का यूज हम लोग करते हैं टेक्स्ट को बड़ा साइज या फिर बोले तो बोल्ड करने में या उसका डार्क थोड़ा करने में हम यूज करते हैं बाय यूजिंग बी टैग। इटैलिक के लिए हम लोग टेक्स्ट का को इटैलिक मोड में करने के लिए और उसको हम लोग यूज करते हैं आई टैग से। और अंडरलाइन मतलब किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यू टैग का। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, वही पहले बेसिक स्ट्रक्चर में आना चाहिए एचटीएमएल का, तो वो मैंने लिख लिया है। उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ के अंदर लिखा माय नेम इज दीपक कुमार को बोल्ड चाहिए, जैसे इस तरीके से लिखेगा आउटपुट में माय नेम इज, अब दीपक को जो है वो बोल्ड करके लिखेगा इस तरीके से, देखिएगा दीपक कुमार इस तरीके से बोल्ड। अब बाकी जो यहाँ पर मैंने लिया इटैलिक, जो इटैलिक को लास्ट में बंद किया, पहले मैंने लिया इसलिए इसको लास्ट में क्लोज किया, अंडरलाइन लिया तो अंडरलाइन को क्लोज किया। अब यहाँ से क्या करेगा, आई को थोड़ा इटैलिक में लिखा है, आई एम फ्रॉम, मैं मेरे मार्कर से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा समझिएगा बात को, औरंगाबाद बिहार। अब इसके नीचे भी क्या करेगा बाबू, अंडरलाइन क्या, क्योंकि मैंने यू टैग का भी यूज किया तो यहाँ पर है इसके जस्ट इतना में अंडरलाइन कर देगा और ये मेरा पैराग्राफ का क्लोजिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, इसको लिखिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए 8वां जो क्वेश्चन है बाबू, क्या बोल रहा है कि अप्लाई ए सीएसएस क्लास, मतलब एक क्लास का यूज करना है। वो क्या करेगा, चेंज करेगा आपका जितना भी आप पैराग्राफ लिए हो रहेंगे पी एलिमेंट उसको ब्लू में। तो मैंने एक बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। बॉडी की तरफ चलिए, देखिए मैंने 3 पैराग्राफ लिया है बाबू। इस तीनों पैराग्राफ में मैंने क्लास का नेम जो रखा है वो डेमो रखा है। और इन सारे क्लासेस में क्या है, पैराग्राफ में क्या है, दीपक कुमार, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद एंड आई एम अ लेक्चरर इन सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए इन तीनों का जो मैंने क्लास है बाबू वो डेमो रखा। अब इंटरनल सीएसएस के लिए आना है, यहाँ पर तो बताया नहीं है कि कौन सा सीएसएस यूज करना है, तो हम इंटरनल यूज करते हैं। तो इंटरनल के लिए क्या किया मैंने, क्योंकि क्लास पर करना है ना, तीनों पर करना है, तो अगर इनलाइन करेंगे तो फिर क्लास लेने का फायदा क्या हुआ। तो मैंने क्लास इंटरनल सीएसएस के लिए हेड के अंदर में गए, यहाँ पर एक और होगा, इसका हेड का क्लोजिंग भी होगा। हेड का क्लोजिंग यहाँ पर हो गया है, एचटीएमएल का क्लोजिंग यहाँ पर है, बॉडी का क्लोजिंग यहाँ पर है, टाइटल तो क्लोज है, हेयर स्टाइल का यहाँ पर है। देखिए इसी के अंदर में क्या है, डेमो लिया, डेमो के अंदर में क्या कर दिया, बस कलर ब्लू कर दिया। ये हो गया आपका, इसका आंसर सारा का सारा इसको ब्लू में चेंज कर देगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बाबू वो क्या बोल रहा है कि यही कोड को आप एक्सटर्नल सीएसएस में अगर लिख करके ट्राई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, मतलब पैराग्राफ रहेगा, क्लास भी रहेगा, वो सब कुछ रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसे इरेज करिए। मान लीजिए आप इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसको लिखते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था कि लिंक करना है एक एक्सटर्नल सीएसएस को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, किसको, पैराग्राफ को स्टाइलिंग के लिए। तो हम इसी को रहने देते हैं, बस चेंज यहाँ पर क्या करना होगा, इंटरनल वाले पार्ट को हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर हम ये जो है बाबू, ये आपको ऊपर में लिखना होगा कि मेरा index.html का फाइल है, मतलब html का फाइल है ये। और इसी के जस्ट नीचे में आपको style.css नाम का एक फाइल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि सारा में मेरा डेमो लिया हुआ है तो डेमो क्लास को मैं कॉल करूंगा और इसी के अंदर बस कलर रेड कर दूंगा। अब बात रहा कि सर ये तो मेरा अलग फाइल है और HTML अलग फाइल है, तो इसको लिंक कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका, वैसे आएगा या नहीं हमको नहीं मालूम, आपको आप लोग के दिमाग में। इसके लिए हमें लिंक का यहाँ पर यूज करना होता है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, क्योंकि मेरा स्टाइल शीट मेरा स्टाइलिंग करना है, और साथ ही साथ href, और इसमें फाइल का नेम style.css। इस तरीके से आप इसको लिंकिंग करेंगे। ये HTML का फाइल है, CSS का फाइल है, इसको लिखिए फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये लिंक कर रहा है CSS के फाइल को, यहाँ से डेमो को क्लास को जो प्रॉपर्टीज हम दिए हैं इन सारे HTML टैग जो पैराग्राफ है उसमें अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट जो है को क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं, लिखिए इसको। देखिए जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है, क्या लिखना है, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन आपको क्रिएट करना है जो डिस्प्ले करे अलर्ट बॉक्स को
विद द मैसेज हेलो। जैसे ही वो क्लिक करेगा कोई बटन पर, मान लीजिए एक मेरा बटन है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया, वही बेसिक स्ट्रक्चर HTML का बना है। इस बॉडी के अंदर मैंने एक बटन नाम का एक बटन मतलब बनाया, उसमें लिखा है क्लिक मी। यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट है, वो क्या कर रहा है, फंक्शन शो को कॉल कर रहा है। तो इस पूरे लाइन में या पूरे वेब पेज में खोजेगा कि शो नाम का फंक्शन कहाँ पर है। तो बताइएगा शो नाम का फंक्शन कहाँ है। तो मैंने एक स्क्रिप्टिंग लिखा है जावास्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन मेरा यहाँ पर है शो नाम का। इस शो नाम के फंक्शन में जाएगा और जैसे ही इस पर क्लिक करेगा, क्लिक में शो नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ से अलर्ट किया हेलो। आपका जो आउटपुट दिखेगा बाबू इस तरीके से दिखेगा, एक बटन होगा क्लिक मी। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक कीजिएगा, या आपका यहाँ पर शो करेगा अलर्ट हेलो विद ओके मैसेज। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जब आपका बाकी जो आपका क्वेश्चन है बाबू, वो एक मिनट ले लेते हैं, बताना है डाटा टाइप के बारे में। तो वो मैंने ऑब्जेक्टिव में ही बता दिया डेटा टाइप। आप देखिएगा शायद दूसरा ही वीडियो होगा, तो डेटा टाइप के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर फिर से बताने का कोई तो बनता नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जाएगा। फिर है आपका लिस्ट स्टेप्स फॉर कॉलिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जो आपका लगता है कि एग्जांपल मैंने आई थिंक एक लिया है इसी वीडियो में, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने बताया है आपका, जो है आइडेंटिफाई द कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जो उस एग्जांपल को मैंने क्लियर करवाया है, वो आप क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला पार्ट में कर सकते हैं। और बचा हुआ जो पार्ट है बाबू, ट्राई कैच फाइनली कीवर्ड के बारे में और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होता है कि आपको जो प्रोग्राम में जो रन कर रहे हैं, जो आप प्रोग्राम लिखे, जैसे जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम लिखे हैं, इस प्रोग्राम में लिखते टाइम कभी कभी आपको सिंटेक्स एरर हो सकता है। सिंटेक्स एरर बोले तो ये सेमीकोलन वगैरह कुछ छूट गया, या अलर्ट की जगह पे हम छोटा ए की जगह पर कैपिटल ए लिख दिए, जो बेसिक जो डिजाइन है मेरा जावास्क्रिप्ट में, वो ना करके कुछ और हम कर दिए, तो वो हो गया मेरा सिंटेक्स एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि डिविजन बाय 0 कर रहे हैं, जैसे किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 इनपुट लेने के लिए बोले और उसको डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये आपका रन टाइम एरर है। एरे मेरा 5 लेंथ का है और डेटा हम प्रिंट करवाना है 6 लेंथ का, तो मेरा रन टाइम एरर है। इस तरह के एरर को भी सॉल्व करने के लिए जो किया जाता है वो बाबू किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और किस किस के माध्यम से किया जाता है, जो आपका 10 क्वेश्चन का आंसर है कि ट्राई कैच और फाइनली कीवर्ड से होता है। कौन कौन सा इसमें होता है, ट्राई कैच और फाइनली। तो ट्राई क्या है, तो देखिए ट्राई कीवर्ड वो होता है जो आपको कोई भी आप गलती किए, जिसको मान लीजिए कोई भी आप प्रोग्राम में मिस्टेक किए या जो भी एरर आ रहा है, उस एरर को वो पकड़ने के मतलब कि थ्रो करने का काम करेगा। उसमें प्रोग्राम में से वो उस अगले को पास करेगा, और वो कहाँ पास होगा, कैच में पास होकर के जो एरर रहेगा वो आपको मैसेज शो करवाएगा। और फाइनली क्या है, एक ऑप्शनल है, वो परमानेंट नहीं होता, वो ऑप्शनल है। अगर पूरे प्रोग्राम में आप ट्राई और कैच से भी अगर नहीं एरर पकड़ पा रहे हैं, तो जो भी आप उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा वो फाइनली कीवर्ड से प्रिंट कर देगा। तो ये है इन सब का आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने लगभग सारा का सारा टॉपिक ही डिस्कस कर लिया है वेब टेक्नोलॉजी से। एक मॉडल पेपर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा कल सुबह 10 बजे तक। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में एक लिंक चला जाएगा आपका मॉडल पेपर, जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, वो हम बोल कर दे रहे हैं, आएगा ही आएगा उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर। और साथ ही साथ जो मैंने वीडियो बनाया, इससे भी आप एग्जाम इजिली पास हो जाइएगा। तो बने रहिए करियर रन बाय दीपक सर के साथ। इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करवाइए अगर आप कर चुके हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।